इलेक्शन पूरा समाप्त और मेरा पूरे चुनाव में ये प्रयत्न रहा कि यथासंभव राज्यवार आपको और जो महत्वपूर्ण सीट्स हैं हिंदी पट्टी की सीटों पे सीट वाइज आंकड़े दे सकूं। जो एक पैटर्न रहता है हमारे यहाँ चुनाव का उसके अनुरूप और जो वर्तमान में ज़मीनी हालात है उसके अनुरूप और सभी पहलुओं को जिन पे जहाँ मुझे ये लगा कि मीडिया शायद इन्हें छोड़ रहा है या चूक रहा है उन्हें ही मैंने शामिल करने का प्रयत्न किया। अब चुनाव समाप्त, ईवीएम में जो जनता जनार्दन की मर्जी है वो बंद हो चुकी। अब बारी परिणाम की है। एग्जिट पोल शाम देर रात तक आपको मिलते रहेंगे, लेकिन एग्जिट पोल से ज़्यादा महत्वपूर्ण मुझे लगता है कि जो बेसिक चीज़ें हैं उनके आधार पर, जो आधारभूत चीज़ें चुनाव की उनके आधार पर हम समझ लें कि परिणाम क्या आने वाला है। राम राम, मेरा नाम अजय सिंह, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल भसड़ पर। और बेहद छोटी छोटी चीज़ों के माध्यम से मैं आपको परिणाम का अनुमान बताने का प्रयत्न कर रहा हूँ। एक वीडियो में मैंने जैसा आपको पहले भी स्पष्ट बताया था कि इस चुनाव में विपक्ष की असली दिक्कत ये है कि जो कांग्रेस मुकाबले में पहले दिन से थी नहीं। 329 सीट पर लड़ने वाली कांग्रेस की स्थिति ये है कि 100 भी ऐसी सीटें नहीं थी जिन पर कांग्रेस मुकाबले में हो। ये पूरे चुनाव का सार सिर्फ इस एक चीज़ में है। भारत का कोई ऐसा राज्य दिखाई नहीं देता और आपको संभवतः एग्जिट पोल में भी ये चीज़ दिखेगी कि जहां कांग्रेस किसी भी स्थिति में 10 सीटें या उससे ज़्यादा ले रही हो। इकलौती उम्मीद अगर इनकी कहीं है तो वो सिर्फ केरल है। केरल के अतिरिक्त कहीं भी आपको 2 अंकों में ये जाते दिखाई नहीं देंगे। तो ये इस चुनाव का जो बेस लाइन है जिसके आधार पर सारी कैलकुलेशन चलनी है वो है। अब 329 सीटों में अगर 100 सीटों पर कांग्रेस लड़ाई में नहीं है तो बड़ी सीधी चीज़ एक हो जाती है कि इसमें जो सबसे ज़्यादा सीटें मिलने जा रही हैं वो आपकी भारतीय जनता पार्टी को, क्योंकि मुख्य लड़ाई भाजपा और कांग्रेस की। दूसरी बड़ी कमी ये रही कि कांग्रेस के जो अलाइज थे, जो साथी थे, उनमें कम्युनिस्ट हुए और आपका टीएमसी हुई, ऐसे कई अन्य साथी वो थे जिन्होंने साथ होते हुए भी लड़ाई कांग्रेस से ही लड़ी। केरल आप देख लें तो अगर कम्युनिस्टों को सीटें मिल रही हैं तो कांग्रेस की घटेंगी, कांग्रेस को मिल रही हैं तो कम्युनिस्टों की घटेंगी। बड़ा सीधा सपाट सा गणित है। कई राज्य ऐसे थे जहां कांग्रेस की खाता खुलने की भी उम्मीद नहीं थी। तो विपक्ष की इस बदतर स्थिति में अगर मैं एक परिणाम का अनुमान आपके सामने रखने की सोचूं तो मैं इसे 10 पॉइंट पर रखूँगा। सबसे पहली चीज़ मुझे जो स्पष्ट दिखाई दे रही है और मैं साफ कहना चाहूँगा 4 तारीख को जो परिणाम आ रहा है उसमें जो पहली चीज़ सारे चुनाव के विश्लेषण से निकल के आती है वो ये है कि भाजपा तीसरी बार पूर्ण बहुमत के साथ केंद्र में सरकार बनाने जा रही है। और ये मैं एनडीए की बात नहीं कर रहा हूँ, भारतीय जनता पार्टी की बात, कि भारतीय जनता पार्टी को तीसरी बार पूर्ण बहुमत मिलने जा रहा है। दूसरी चीज़ जो बड़ी महत्वपूर्ण है, सवाल ये है ना कितनी तक सीटें जा सकती, तो उसके लिए दूसरी बेहद महत्वपूर्ण बात है कि पूर्वी और दक्षिण भारत में भाजपा को जबरदस्त उछाल मिल रहा है। बहुत तगड़ा फायदा होने जा रहा है पूर्व के राज्यों में और दक्षिण के राज्यों में। ये भाजपा की इस चुनाव की सबसे बड़ी सफलता है। इसके अलावा उत्तर भारत के राज्य या हिंदी पट्टी जिन्हें हम कह देते हैं उनकी मैं बात करूं तो यहाँ एक चीज़ निकल के आती है कि लगातार 2 बार से बहुत अच्छी सीटें मिल रही थी, थोड़ी एंटी इनकम्बेंसी थी, थोड़ा जातीय गड़बड़ था। और इस सबको मिलाकर के एक चीज़ निकलती है कि हिंदी पट्टी या उत्तर भारत में भाजपा को कुछ नुकसान होने की संभावना है, कुछ नुकसान होने जा रहा है। कितना होगा? ये 2 से 3% वोट का हो सकता है और इसकी वजह से 10 से 15 सीटों पर प्रभाव पड़ सकता है। मैक्सिमम यही नुकसान है, इससे ज़्यादा नहीं है। पश्चिम भारत की अगर मैं बात करूं तो पश्चिम भारत में लगभग यथास्थिति जो 2019 में थी वही स्थिति 2024 में रिपीट होने जा रही है। कोई बहुत बड़ा फर्क नहीं आना है, 1-2 सीट का कहीं ऊपर नीचे हो गया अलग बात है, अन्यथा पश्चिम भारत में कोई फर्क नहीं आ रहा है। स्थिर परिणाम रहेगा, जो 19 में था लगभग उसी तरह का आपको 2024 में देखने को मिलेगा। सारे फायदे और नुकसान को हम जोड़ के अगर देखें तो इतना तो तय है कि 2019 का परिणाम लगभग रिपीट हो जाने में भाजपा को या एनडीए को कहीं कोई परेशानी आने नहीं जा रही है। ये एक स्थिति सुनिश्चित है कि 2019 का जो परिणाम है वो स्थिर तो है, उसमें कोई बड़ा ऊपर नीचे होने की संभावना खत्म हो लेती है। आरंभिक 3 चरणों में एक शोर था विपक्ष का कि ये हो रहा है, वो हो रहा है, ऐसा होगा वैसा होगा।
लेकिन 3 चरणों के बाद विपक्ष ठंडा पड़ गया। भाजपा के अंदर जो विरोध के कीड़े कुल बुलाए थे वो शांत हो गए। फिर जो कुछ बचा भी वो पार्टी के अंदर उदासीन मोड वाला था। हल्ला के नाम पे कुछ नहीं रहा कि कहीं ये दिख रहा हो कि नहीं। और इससे एक नुकसान ये हुआ कि जो शुरुआती 3 चरणों में भाजपा ने बढ़त पकड़ ली, तो उन्होंने जो 3 चरणों में बढ़त पकड़ी उसे फिर वो आगे बढ़ाते ही चले गए और वो आज भी रही। जो आज का वोटिंग हुआ उसमें भी वो चीज़ कंटिन्यू रही। अगर जो सीट दर सीट मेरी गणना है तो लगभग 290 सीट ऐसी हैं जहां भाजपा के लिए संघर्ष की स्थिति नहीं है, एनडीए के लिए संघर्ष की स्थिति नहीं है। ऐसी सीटें मैं उन्हें मानता हूं कि जहां पे आपके पास 45% से ऊपर वोट हो और 5% से ज़्यादा आपकी बढ़त हो। जहां 5% से ऊपर की स्पष्ट बढ़त दिखाई दे रही है और 45% से ऊपर आपका वोट दिखाई दे रहा है, उन सीटों को मैं सुरक्षित सीट की श्रेणी में रखता हूं। और ऐसी सीटों की संख्या 2024 चुनाव में एनडीए के लिए 290 है। अब 290 सीटों पे जो सुरक्षित बढ़त लेके खड़ी हो पार्टी, वो जो जिन सीटों पे करीबी लड़ाई है, जिन सीटों पे त्रिकोणीय संघर्ष है, उनमें से कितनी सीटें लेकर जाएगी, तो इसके लिए एक स्टैंडर्ड होता है कि हम हमेशा आधा आधा बांटते, क्योंकि कम से कम मेरे जैसे लोग जो कैलकुलेशन करते हैं वो हमेशा बुरी स्थिति की कल्पना करके चलते हैं। अन्यथा हमेशा से जो परिणाम आप देखेंगे तो यही होता है कि जिस अनुपात में बाकी सीटें बट रही हैं उसी अनुपात में संघर्ष वाली सीटें भी बढ़ती हैं। तो हम अभी 50-50 का ही मान के चलते हैं जो संघर्ष वाली सीटें हैं उनके लिए। लगभग 150 सीटें ऐसी हैं जहां त्रिकोणी, चतुष्कोणी या सीधे संघर्ष में जो वोट का गैप है, जीत हार का अंतर है, वो 5% से नीचे का जरूर है, लेकिन भाजपा लड़ाई से बाहर नहीं। ऐसी सीटें करीब 150 हैं 290 के बाद, जहां एनडीए या भाजपा प्लस करीबी लड़ाई में जीत हार का फैसला 5% के अंदर होना है, या मुकाबले त्रिकोणीय है, या जहां पे चतुष्कोणीय मुकाबले हैं, निर्दलीय भी ताल ठोंक रहे हैं। तो इस तरह की करीब 150 सीटें हैं एनडीए के लिए। और इन सीटों में से हम जो अपना आधा आधा वाला फार्मूला है वो लगभग लेके चलते हैं, और उसमें से भी हम ये मान लेते हैं कि विपक्ष को कुछ ज़्यादा दे देते हैं। तो जो इससे एक परिणाम निकल के आता है उसमें ये दिखता है कि जो 400 पार का नारा दिया गया वो एक कठिन लक्ष्य था, लेकिन जो वर्तमान में स्थिति वोटिंग के बाद दिखती है, ये लक्ष्य कठिन जरूर था किंतु असंभव की श्रेणी में आज की डेट में बिल्कुल नहीं रह गया। ऐसे संभव बनाने वाला हमारा विपक्ष है। तो 400 अगर पार चली जाती हैं सीटें तो उसके लिए कतई ही ऐसा नहीं है कि नहीं असंभव काम था, संभव हो गया। आज की डेट में ये चीज़ संभव है। फिर भी हम एक अनुमानित आंकड़े पर चलें तो इतना तय है कि एनडीए 350 प्लस जा रहा है, ये सुनिश्चित है। इसमें कहीं कोई यूँ होता तो क्या होता वाली स्थिति नहीं आने वाली है। 350 सीटों से पार तो एनडीए निकल ही रहा है, अगर मैं एक औसत परिणाम सोच रहा हूँ तब। और जो औसत परिणाम मैं सोच रहा हूँ या जोड़ रहा हूँ, कह रहा हूँ, अगर स्थिति उससे थोड़ी ऊपर जाती है, जैसा कि मैंने कहा ना कि जिस तरफ प्रवाह हो जीत का उस तरफ सीटें बढ़ती हैं, अगर वो स्थिति रुकी तो ये 350 से ऊपर कहाँ जाकर रुकेगा आंकड़ा। ये 450 हो सकता है, ये 400 हो सकता है, ये 425 भी जा सकता है। इसमें फिर आश्चर्य वाली कोई स्थिति नहीं है। 350 से ऊपर जा रहा है ये सुनिश्चित है। तो ये है जो परिणाम 4 तारीख को आपको मिलने जा रहा है, और जो मेरी कैलकुलेशन के अनुसार जो पिछले 1.25 महीने 1.5 महीने में वीडियो मैंने बनाए, आपको राज्यवार बताने का प्रयत्न किया कि हाँ कहाँ क्या स्थिति रही वोटिंग के बाद, वोटिंग से पहले। तो अब आज कहानी सब खत्म हो गई, और जो ओवरऑल सारे का कंक्लूजन है वो ये है। और 4 तारीख को परिणाम जब आएगा उसके बाद फिर इस पर बात करेंगे कि कितना अनुमान मेरे सही साबित हुए, कहाँ मुझसे चूक हुई। अपनी गलतियों को स्वीकार करने में मुझे कभी दिक्कत नहीं होती, और गणना में गलतियाँ संभव हैं, लेकिन कम से कम मैं अब तक अपनी गणना में नहीं चूका हूँ, इसलिए मुझे बड़ा भरोसा है, मुझे अपने आप पे यकीन है कि इस बार भी मुझसे कोई चूक नहीं हुई है। जो मैंने बताया वो परिणाम आने जा रहा है। तब तक के लिए राम राम, वंदे मातरम, जय हिंद।